आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। पिछले वाले वीडियोज़ में हमने राजस्थान परिदृश्य के बारे में डिस्कस किया है और कंप्लीट डिस्कशन किया है। उसमें हमने आर्थिक समीक्षा और बजट के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं, तो ये बने हैं जी अशोक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? जी अशोक कुमार को भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। ठीक है, जो ये समुद्री सुरक्षा समन्वयक है वो क्या कार्य करता है या किसके अंतर्गत आकर के ये कार्य करता है, किसके अंडर आकर के ये कार्य करता है? तो इसका जो इंग्लिश नेम है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्या पता इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए कभी। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NMSC जो है उसके समन्वयक बने हैं कौन? जी अशोक कुमार बने हैं। ठीक है, NMSC जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद NSA के तहत कार्य करती है। ठीक है, और ये क्या कार्य करती है? ये भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल जितनी भी एजेंसियां हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। और उसके पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं जी अशोक कुमार। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जगदीश कुमार को। नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कार्य करता है या इसकी क्या भूमिका है? तो बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो ये विश्वविद्यालयों के निरीक्षण करने का तथा उन्हें परामर्श देने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, तो ये बनी है प्रोफेसर शांति धूलीपुड़ी पंडित बनी है। कौन बनी है? प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी है। याद रखना, पहली महिला कुलपति बनी है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, तो ये कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है, जो कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। अब बात करें सेबी की, तो सेबी क्या कार्य करती है? तो सेबी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करने का कार्य करती है सेबी। ठीक है, क्या कार्य करती है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय बाजारों का नियंत्रित करने का कार्य करती है सेबी। और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं, तो ये कौन बने हैं? S उन्नीकृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? N उन्नीकृष्णन जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। बात करें विक्रम साराभाई केंद्र की, तो ये कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कौन से राज्य में स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की, तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया बाद में, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जो है नया नाम इसका रखा गया। और वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो S उन्नीकृष्णन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा किसे महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को जो है CGA नियुक्त किया गया है। और सोनाली सिंह
26वें नंबर की CGA बनी है। कौन से नंबर की? ये 26वें नंबर की CGA बनी है। अब ये CGA क्या कार्य करता है? तो CGA भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और यह केंद्र सरकार के खातों को भी तैयार करता है और उन्हें प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किसे पुनः टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एन चंद्रशेखर को। किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा किस भारतीय टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये किया गया है अटल टनल को। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा अटल टनल को, भारतीय टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये किया गया है अटल टनल को। याद रखना, अटल टनल इंपॉर्टेंट है। और ये अटल टनल है कहाँ पर? तो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, कहाँ पर स्थित है? रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? तो ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ये मनाली को लेह से जोड़ता है। इसके बारे में इतनी डिटेल आपको याद रखनी है क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारत के किन 2 आर्द्र स्थलों को, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों को रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है? याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपके जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट लगती है तो आपसे ये पूछा जा सकता है या किसी वन्यजीव अभ्यारण्य वाले टॉपिक से रिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना, दोनों ही याद रखना, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत में इनके बाद टोटल अब रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में अब रामसर साइटों की संख्या 49 हो गई है। कितनी हो गई है? 49 हो गई है। ठीक है, 2 फरवरी को, हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को। अब ये रामसर है क्या? तो ईरान में एक जो है दलदली और आर्द्र क्षेत्र है रामसर, जो कि ईरान के क्षेत्र में रामसर शहर में ही स्थित है और उसी के नाम पर जो है इन जो दलदली भूमि होती है ना, जहाँ पर आर्द्र भूमि, दलदली भूमि होती है, उन्हें जो है रामसर साइट जो है घोषित किए जाते हैं। और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 में की गई थी। ठीक है, इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो मुंबई में आयोजित की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत में ये दूसरी बार आयोजित हो रही है। पहली बार जो है 1983 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। याद रखना, दोनों ही याद रखनी है आपको कि वर्ष 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो मुंबई में आयोजित की जाएगी और ये दूसरी बार भारत में आयोजित की जा रही है। और इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आयोजित की जा चुकी है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये की है इंदौर, मध्य प्रदेश से की है। कहाँ से की है? इंदौर, मध्य प्रदेश से की है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है और भारत में इस तरह की परियोजना ये पहली परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। बात करें राष्ट्रीय खिड़की एकल प्रणाली की तो वो क्या चीज़ है? इस प्लेटफॉर्म की स्थापना सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी।
ठीक है, यह क्या कार्य करता है? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु उन्हें गाइड करने का कार्य करता है। तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2022 को वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, जिसकी ऊंचाई 216 फुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कि लता मंगेशकर, इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनसे क्वेश्चन आया था, तो याद रखना। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया। वह जब 92 वर्ष की थी। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारतीय भाषाओं में करीब 30,000 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर को सन 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण और 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कि राहुल बजाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और बजाज मोटर्स के संस्थापक राहुल बजाज का 83 वर्ष की उम्र में 12 फरवरी 2022 को निधन हो गया। राहुल बजाज स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पोते थे, जो कि राजस्थान वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। फलतः इनका जो संबंध है राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे जमनालाल बजाज, और इनका संबंध भी राजस्थान के सीकर जिले से ही है। समाज को दिए गए योगदान के चलते 2001 में पद्म भूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, और 2006 और 10 के दौरान राज्यसभा के सांसद भी रहे राहुल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के 54 अन्य ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। याद रखना, पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार ने चीन के कितने ऐप्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो 54। बिरला ने यूएई संसद को संबोधित किया। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने मंगलवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद से बढ़ते खतरों पर चिंता जताई है। बिरला पहले भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने यूएई की संसद को संबोधित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कि देश में 50,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस बनने की उपलब्धि हासिल की है। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। देश के 50,000 से भी अधिक गांवों ने खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस बनने की उपलब्धि हासिल की है। इसमें सर्वाधिक तेलंगाना के गांव है ODF प्लस, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद मध्य प्रदेश है। ODF प्लस गांव वह गांव होते हैं जो खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ ठोस और तरल कचरे का भी जो है प्रभावी ढंग से उसका प्रबंधन करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण जो कि फरवरी 2020 में स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सभी गांवों को वर्ष 2024 के अंत तक खुले में शौच मुक्त बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार 400 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 400 अरब डॉलर का जो है निर्यात किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ये जो निर्यात है जो 2021 और 22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर के 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पूर्व 2020-21 में 292 अरब डॉलर था और 2018-19 में 330.7 अरब डॉलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने 95 देशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में टॉप रहे। PM मोदी को जो है मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर के तहत वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी की है, और उसमें उस रेटिंग में जो है PM मोदी को 77% रेटिंग के साथ सबसे टॉप लोकप्रिय नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कवच का परीक्षण जो है भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। 6 मार्च 2022 को रेलवे ने स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का निरीक्षण किया है। कवच ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि देश का पहला ड्रोन स्कूल है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया है। क्वेश्चन है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में क्या कार्य होता है? तो शेयर बाजार में कंपनियों को खरीदने और बेचने का कार्य होता है। यहाँ पर उसी तरीके से मोल भाव लगाया जाता है जैसे कि हम सब्जी खरीदने जाते हैं, जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं, उस तरीके से मोल भाव यहाँ पर कंपनियों का लगाया जाता है, ठीक है। और मोल भाव लगा करके कंपनियाँ खरीदी और बेची जाती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण हुआ है। ये डेट भी आपको याद रखनी है और इनको कौन सी वैक्सीन लगाई गई है ये भी आपको याद रखना है। तो 16 मार्च से जो है 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण स्टार्ट कर दिया है और इनको जो है कार्बेवैक्स टीका लगाया गया है। कार्बेवैक्स का निर्माण हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि अमेरिका ने कतर को दिया एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। बात करें नाटो की, तो नाटो क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश में अपनी सेना को भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग दी जाती है इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड कहाँ पर बना है? तो विश्व बैंक ने ब्लैक राइना को विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जो है जारी किया है और ये इसके तहत 150 मिलियन जो डॉलर है वो जुटाए हैं। इस बॉन्ड का उपयोग दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में ब्लैक राइना की संख्या में वृद्धि और संरक्षण हेतु किया जाएगा। याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड है वो स्थापित किया गया है और वन्यजीव बॉन्ड जो है जारी किया गया है। इसके तहत जो है 2 क्षेत्रों को, दक्षिण अफ्रीका के 2 संरक्षित वन्य क्षेत्र है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व है, उनमें जो है ब्लैक राइना यानी कि काले गैंडे की संख्या में वृद्धि और उसके संरक्षण हेतु जो है इसके तहत जो है राशि जुटाई जाएगी कुछ, ठीक है। और ये बॉन्ड 5 साल के लिए जारी किया गया है। इसके तहत वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर में सूचीबद्ध किया गया है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।